नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी हमारे बीच फटाफट से क्लास के साथ साथ लाइव आ जाएंगे और लाइव आने के साथ साथ अपने इस क्लास को बेहतरीन अंदाज में एक बार शेयर करेंगे सभी बच्चों के साथ, ताकि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कोर्स में एग्रोनॉमी का सिलेबस दे रखा है और क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप साइंस, तो ये चर्चा बनती है और इसको पढ़ने के बिना हम एग्ज़ाम को फाइट कर लें, ये हमारे मन में बस एक भ्रांति रहेगी कि अगर आपकी एग्रोनॉमी आएगी पेपर में तो आप ये मान के चलो ये पढ़ना ही पढ़ना है। जो हमारे हिंदी भाषा के छात्र जिनके पास कंटेंट की कमी या अभाव कह सकते हैं, आज से पहले था, परंतु अब ऐसा नहीं है। आप सबके लिए बराबर, चाहे इंग्लिश का जितना कंटेंट होगा मैं उतना ही हिंदी में आपको कंटेंट देने की पूरी कोशिश में हूं और आपको पूरा मैं दे के रहूंगा। हमारा जो शताब्दी बैच है एजीटीए के बच्चों के लिए, एजीटीए के बच्चों की तैयारी के लिए मात्र 249 रुपए में बैच आया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से लगभग लगभग बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। 1K प्लस स्टूडेंट हमारे बैच से जुड़ चुके हैं, मतलब 1000 प्लस बच्चे हमारे शताब्दी बैच से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि सर पहली बार हमें कोई बिना पीपीटी में शुद्ध हिंदी में कोर्स दे रहा है, वो है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का प्लेटफॉर्म। तो आप भी अगर अभी भी जुड़े नहीं हैं बैच से तो एक बार डेमो क्लास देखिएगा हमारा, और अपनी तैयारी को और अच्छा करना है तो वाईडी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ना है। हम गन्ने की खेती के पार्ट 1 पर कल विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। काफ़ी कुछ चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से सीखा था। आज काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्ट 2 में गन्ने की खेती को हम कवर कर लें। यदि कुछ बचता है तो हम आगे वाले आने वाले समय में चुकंदर के साथ उसको ऐड करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगली जो खेती होगी हमारी शुगर क्रॉप के रूप में वो चुकंदर होगी, बीट रूट। तो चुकंदर के बारे में भी हम जानेंगे। चुकंदर का प्रयोग भी चीनी बनाने के रूप में किया जाता है, गन्ने का प्रयोग भी चीनी बनाने के रूप में किया जाता है, ठीक है। बहुत कम लोग जानते हैं, जो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ते हैं वो नहीं जानते हैं कि चुकंदर से चीनी बनती है मोस्टली। बाकी जो अवेयर लोग हैं वो तो जानते हैं। तो जब हम लोग घर में कभी कहते हैं कि चुकंदर से चीनी बनती है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे चुकंदर से भी चीनी बनती है। बिल्कुल बनती है। तो हम कल पढ़ाएंगे चुकंदर, चुकंदर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है, कल हम लोगों ने सीड रेट वगैरह, सेट रेट वगैरह देख लिया था, रूट देख लिया था, सेट रूट क्या होती है, शूट रूट क्या होती है, लीफ में देखा था सीथ क्या होती है, ब्लेड क्या होती है, हमने इन्फ्लोरेसेंस देखा था, एरोस के निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांटिंग मेथड कि शुगर केन में हम प्लांटिंग मेथड कौन सा फॉलो करते हैं। तो प्लांटिंग मेथड देखते हैं। मतलब प्लांटिंग मेथड का है रोपण विधि। गन्ने को जब हम रोपते हैं तो इसकी रोपण विधि कौन कौन से प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं बुआई की विधि भी आती है, तो सोइंग मेथड भी हम लिख सकते हैं। सोइंग मेथड, बुवाई की विधि, ठीक है। ये हमारी मेन हेडिंग है, बुवाई की विधि। अब जब हम बात करते हैं गन्ने की, जब हम बुवाई करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, सेट प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, सेट प्रयोग करते हैं। तो अगर हम बात करें बुवाई हेतु हम क्या प्रयोग करते हैं, बुवाई या गन्ने का जब हम रोपण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सेट का प्रयोग करते हैं। सेट्स का प्रयोग, अच्छा, सेट्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो सेट्स के प्रयोग को हम वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन। तो अगर हम बात करें गन्ने में कौन सा प्रवर्धन होता है तो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। गन्ने की बुवाई करने के लिए हम गन्ने के ही टुकड़े के किसी एक पार्ट का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, सेट्स का जो प्रयोग करते हैं वो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो अगर इसका अंग्रेजी लिखना चाहो तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, आप इसको लिख सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन,
ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एग्रोनॉमी में मोस्टली जो हम क्रॉप्स पढ़ते हैं उनमें सुगरकेन ऐसी क्रॉप्स है जिसमें हम सीड का प्रयोग ना करके सेड्स का प्रयोग करते हैं, मतलब गन्ने के किसी भी बोटेनिकल पार्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन, ये पूछ लिया जाता है गन्ने में कौन से भाग का वनस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है, तो सेट्स का प्रयोग किया जाता है। सेट्स मतलब यानी कि टुकड़े बोलते हैं जिन पर आंखें होती हैं। अब हम रोपण की विधियां हम बात करते हैं तो निम्न विधियां आती, कितनी निम्न विधियां हैं। निम्न विधियां हैं। तो पहली विधि पर हम लोग चर्चा करते हैं और पहली विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहला समतल विधि। समतल विधि, फ्लैट मेथड। क्या होता है फ्लैट मेथड? ध्यान देते हैं। जैसे फ्लैट मेथड में क्या होता है, एक खेत होता है, उनमें कुंड बनाया जाता है, उथला सा कुंड। तो यहां पर गहराई जो रखी जाती है, किसकी गहराई? जो उथला कुंड बनता है तो गहराई जो रखी जाती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो नाली बनती है खेत में, हम लोग देखते होंगे उत्तर भारत में पहले खेत में नालियां बनाते हैं ना, तो 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं। दूसरी बात, यह विधि उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है। उत्तर भारत में प्रचलित। क्या करते हैं इसमें? उत्तर भारत में यह विधि प्रचलित है। जैसे मान लो ये खेत है हमारा, ये खेत है, अब इसमें हम नालियां बना लेते हैं, इस प्रकार से नाली बना लेंगे। इस प्रकार से नालियां बना लेंगे और ये नालियां गहरी होंगी 8 से 10 सेंटीमीटर, और इनके जो बीच का गैप होता है ये लगभग लगभग 75 से 90 सेंटीमीटर होता है। एक नाली से दूसरे नाली के जो बीच का गैप है ये 75 से 90 सेंटीमीटर है। कितना? 75 से लेकर के 90 सेंटीमीटर है एक नाली से दूसरे नाली के बीच का गैप। नाली बनाते हैं, उसमें गन्ना डालते हैं, फिर उस नाली को ऊपर से झांप देते हैं, मतलब उसको पाट देते हैं ऊपर से, उसके ऊपर से मिट्टी डाल के उसको खेत को समतल कर देते हैं। ये विधि होती है समतल विधि, फ्लैट मेथड गन्ने की, जो उत्तर भारत में मोस्टली हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले हल्के हल्के कुंड बनाते हैं, फिर उसमें गन्ना डाल के फिर उस पर समतल कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं उस पूरे खेत को। इसे बोलते हैं समतल विधि। इसमें गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। और इसके जो एक कुंड से दूसरे नाली के बीच की जो गैप होती है वो 75 से 90 सेंटीमीटर होती है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, उसके आगे और भी हम नए नए मेथड आपको बताते हैं। नोट करिएगा फटाफट से। चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरा है कोण विधि। दूसरा मेथड है कोण विधि। फरो मेथड। फरो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कुंड बनाते हैं। एक तो उत्तर भारत के जो कुंड होते हैं, जो उत्तर भारत में हम लोग कुंड बनाते हैं, और एक दक्षिण भारत के किसान कुंड बनाते हैं। दक्षिण भारत के किसान बनाते हैं। तो उत्तर भारत के जो किसान कुंड बनाते हैं वो 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। कितनी? 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक गहराई रखते हैं। वही अगर हम बात करें दक्षिण भारत के किसानों की, तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक गहराई रखते हैं। 15 से 20 सेंटीमीटर तक गहराई रखते हैं। समझ में आ गया?
कितनी गहराई रखते हैं? 15 से 20 सेंटीमीटर तक गहराई रखते हैं। तो पूर्ण विधि में इतना ही आता है। आपके से पूछा जाएगा कि पूर्ण विधि में कुण की गहराई कितनी रखते हैं। और गन्ने की बुवाई की विधि है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह ये प्रचलित होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कुण बनाए जाते हैं, कुण में गन्ना बोया जाता है और कुण इतने गहरे होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आता है ट्रेंच विधि। आजकल ये हर जगह प्रयोग होने लगा है, परंतु शुरुआत में ये समुद्र तटीय इलाकों में ही प्रयोग होता था। खाई विधि, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रेंच मेथड कहते हैं। ट्रेंच मेथड क्या होता है? ट्रेंच मेथड जिसमें गहराई रखी जाती है ट्रेंच की। जो ट्रेंच बनाया जाता है, ट्रेंच की गहराई, तो ट्रेंच की जो गहराई रखी जाती है 20 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक। तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई, मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई रखी जाती है ट्रेंच की। और इस प्रकार से कुछ ट्रेंच बनाए जाते हैं, इस प्रकार से कुछ ट्रेंच बनाए जाते हैं और उनमें गन्ना डाला जाता है। ठीक है। तो ये ट्रेंच विधि वाली बुवाई है। अब हम लोग ट्रेंच जो यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये मुख्यतः लिख लेना, समुद्र तटीय इलाकों में प्रयोग की जाती है। समुद्र तटीय, कोस्टल रीजन, समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रचलित विधि, प्रचलित विधि। ठीक है, ट्रेंच मेथड। परंतु आजकल हम लोग इसको अपने यहाँ भी उगा रहे हैं ट्रेंच विधि को। ट्रेंच विधि क्या होती है जो अपने यहाँ उगा रहे हैं? दो फरों के बीच ज्यादा गैप होता है, फिर तीसरा फरो नजदीक आ जाता है, फिर गैप होता है। जैसे इस प्रकार से जो ट्रेंच हम अपनाते हैं, एक फरो ये, फिर दूसरा फरो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब बीच में ये ज्यादा गैप मिल जाता है और यहाँ पर ये जो गैप होता है वो कम मिलता है। ये ज्यादा गैप मिल जाता है, यहाँ पर जो गैप है वो कम मिलता है। तो ज्यादा जो गैप मिल जाता है, इसके फायदे होते हैं, इसके बीच में कृषि यंत्र चल सकते हैं आसानी से। दूसरा, यहाँ पर हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तीसरा, जो ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं उसका अंकुरण अच्छा होता है। चौथा, जो ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं वो गिरता कम, मतलब लॉजिंग ज्यादा नहीं होता है। अगला है पांचवा, अंगूठी एवं गड्ढा विधि। अंगूठी एवं गड्ढा विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग एंड पिट मेथड, रिंग एंड पिट मेथड क्या होता है? रिंग एंड पिट मेथड में एक रिंग बनाया जाता है इस प्रकार से, कितना? 75 सेंटीमीटर का, 75 सेंटीमीटर का रिंग बनाया जाता है। चौड़ा 75 सेंटीमीटर चौड़ा रिंग बनाया जाता है और 30 सेंटीमीटर गहरा, 30 सेंटीमीटर गहरा रिंग बनाया जाता है और इसी रिंग में गन्ना डाला जाता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें गन्ना डाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से गन्ना डाल दिया जाता है रिंग एंड पिट मेथड में। माना जाता है 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में 9000 रिंग बनेंगे। 9000 रिंग्स एंड पिट बनेंगे। कितने? 9000 रिंग्स एंड पिट बनेंगे। ध्यान देना, जो गड्ढे हैं वो 1 हेक्टेयर में 9000 बनेंगे और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच की जो गैप है वो 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये रिंग एंड पिट मेथड जब आप IISR जाओगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो 1952 में बना है लखनऊ में, वहां जाओगे आपको रिंग एंड पिट मेथड देखने को मिलेगा। तो गन्ने के रोपण की विधि है रिंग एंड पिट मेथड, अंगूठी एवं गड्ढा विधि। यहाँ तक हम लोगों ने बात समझ लिया। अब आगे हम एक और मेथड समझते हैं, रायनगन विधि। कौन सा? रायनगन विधि समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम रायनगन विधि के बारे में बताते हैं।
रयनगन विधि से क्वेश्चन आ जाता है कि गन्ने की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम फिलर प्लांट के रूप में पौधे लगाते हैं। जैसे मान लो हमने गन्ना बोया और बीच बीच में कुछ गन्ना अंकुरित नहीं हुआ, उस जगह पर हमको नया पौधा लाना है तो कैसे डालेंगे? तो रयनगन विधि से हम गन्ने की नर्सरी तैयार करते हैं और वहां से एक एक बड उठा के हम उस गैप को भर सकते हैं। तो रयनगन विधि जो होती है 6ठे नंबर का, रयनगन विधि क्या होता है? रयनगन विधि, इस विधि में गन्ने की आंखों का प्रयोग करके, गन्ने की आंखों मतलब बर्ड्स का प्रयोग करके, आंखों का प्रयोग करके नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे रयनगन में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये कोई फील्ड है, यहां पर आपको रयनगन इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब रयनगन क्या है? मान लो ये गन्ने के टुकड़े हैं, इस प्रकार से आपको अंकुरित हुए वर्ड्स मिलेंगी आपको। अब आप खेत में अगर फिलिंग करना चाहोगे तो इन वर्ड्स का प्रयोग करके हम खेत में फिलर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे खेत की गैप को भरने के लिए, खेत में पौधों की गैप को भरने के लिए, पौधों की गैप को भरने के लिए, की गैप को भरने के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। भरने के लिए, खेत में पौधों की गैप को भरने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर भैया लोगों क्या देख लिया? यहाँ पर हमने इसके बारे में देख लिया कि हमने गड्ढा वगैरह का प्रयोग कर लिया। ठीक है, गड्ढा वगैरह बना लिया, हमने क्या किया? गन्ने की बुवाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसमें खाद वगैरह डालेंगे। क्या डालेंगे? खाद वगैरह डालेंगे। खाद वगैरह की हम बात करते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा। खाद एवं उर्वरक, तो खाद एवं उर्वरक की जब बात आती है, खाद एवं उर्वरक, तो खाद एवं उर्वरक की जब बात आएगी तो खाद की जब हम बात करेंगे तो खाद हम लोग डालते हैं 10 से लेकर के 15 टन प्रति हेक्टेयर। क्या? FYM। कौन सी खाद डालते हैं? FYM। ये 10 से 15 टन के हिसाब से डालते हैं। उर्वरक की अगर हम बात करते हैं, उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो आपका 120 से लेकर के 150 केजी नाइट्रोजन और 50 से लेकर 60 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगला लिखते हैं, गन्ने में क्लोराइड युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गन्ने में क्लोराइड युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लोराइड युक्त उर्वरक
जैसे KCl या MOP का प्रयोग नहीं करना चाहिए, का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गन्ने में क्लोराइड युक्त उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि क्योंकि क्लोराइड आयन गन्ने के या गन्ने की सुक्रोज पर गन्ने की सुक्रोज पर बुरा प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है। यहां तक बात समझ में आ गई कि गन्ने में क्लोराइड युक्त उर्वरकों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विपरीत प्रभाव डालता है। अगर हम गन्ने में जैव उर्वरक की बात कर लें कि कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, तो गन्ने में अगर हम बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो जैव उर्वरक कौन सा प्रयोग करना चाहिए गन्ने की फसल में? तो जैव उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो एसिटोबैक्टर, कौन सा? एसिटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं, एसिटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी उर्वरक हमने बता दिया, खाद बता दिया, कौन सा उर्वरक प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने इवन यहाँ तक आपको बता दिया। सारी बातें हमने कर ली। अब गन्ने में खरपतवार का अगर प्रबंधन होगा तो कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम गन्ने में खरपतवार प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं तो गन्ने में बहुत सारे खरपतवार लगते हैं। खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, तो खरपतवार प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, वीड मैनेजमेंट की बात अगर करते हैं गन्ने में, तो बहुत सारी टेक्निक हम लोग वीड मैनेजमेंट के लिए करते हैं। जैसे वीड मैनेजमेंट की जब बात आती है तो पहला हम पॉइंट बनाते हैं अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई, अभी हम बताएंगे अंधी गुड़ाई क्या होता है, अभी इसको बस नॉर्मल लिख लो। दूसरा अंतःकर्षण, अंतःकर्षण, और तीसरा रसायन अगर हम प्रयोग करेंगे, कोई शाकनाशी रसायन प्रयोग करेंगे तो वो है एट्राजीन। किसका प्रयोग करेंगे? एट्राजीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी अंधी गुड़ाई के बारे में हम बताएंगे, अभी यहाँ पर परेशान मत हो क्योंकि इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं अंधी गुड़ाई करने के। यहाँ पर अगर बता देंगे तो ये खरपतवार पर्पज से आप लोग ध्यान दोगे। तो यहाँ पर हमने खरपतवार प्रबंधन की बात कर ली। गन्ने में बहुत सारे खरपतवार लगते हैं, रबी के खरीफ के सब खरपतवार आ जाते हैं क्योंकि गन्ना एक पेरिनियल क्रॉप के रूप में हम गन्ने को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अंधी गुड़ाई, अंताकर्षण और रसायन कौन सा? एट्राजीन डालते हैं। अब हम बात करते हैं कि गन्ने से संबंधित जल की बात कर लेते हैं। तो गन्ने से संबंधित हम बात करते हैं सिंचाई, इरिगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट। तो गन्ने में इरिगेशन मैनेजमेंट से क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं? इरिगेशन मैनेजमेंट, तो इरिगेशन मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं गन्ने में, तो इरिगेशन मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमारे जहन में आना चाहिए जलमांग। गन्ने की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? तो जलमांग की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा है 1500 से लेकर के 2500 मिलीमीटर है। 1500 से लेकर के 2500 मिलीमीटर है। कभी कभी इसी को ब्रैकेट में 150 से 250 सेंटीमीटर दे देता है। तो आप लोग भ्रमित मत होना, मिलीमीटर या सेंटीमीटर कुछ भी दे दे हमें एग्जाम में, बस हमारा कॉन्सेप्ट याद हो, हम सारे प्रश्न करते हुए चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई की अवस्थाएं। तो आता है हमारा पॉइंट सिंचाई की अवस्थाएं, सिंचाई की अवस्थाएं। तो गन्ने में सिंचाई की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 4। कौन सी? अब वो देखना है। सबसे पहला जर्मिनेशन स्टेज,
जर्मिनेशन स्टेज ये आता है 0 से लेकर के 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग। इस बात को ध्यान रखेंगे। डेज आफ्टर प्लांटिंग हमने कई बार इसका जिक्र किया है, आज फिर एक बार बता देते हैं। डेज आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। दूसरा आता है फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज ये आता है 60 से लेकर के 130 DAP, डेज आफ्टर प्लांटिंग। और तीसरा आता है आपका गन्ने का जो ग्रांड ग्रोथ स्टेज होता है, तीसरा ग्रांड ग्रोथ स्टेज ये आता है 130 से लेकर के 260 DAP। और लास्ट आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज आता है 260 से लेकर के 365 DAP। ये गन्ने की इरिगेशन की 4 स्टेजेज होती हैं। अब जर्मिनेशन का अंकुरण, फॉर्मेटिव मतलब कल्ले फुटान समय, ग्राउंड ग्रोथ स्टेज मतलब जब गन्ना बहुत अच्छी स्टेज पे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्टेज। इसको और बोलते हैं कल्ले फुटान की अवस्था। कल्ले फुटान की अवस्था। तो गन्ने में अगर क्रिटिकल स्टेज पूछा जाए तो फॉर्मेटिव स्टेज होती है, बाकी इरिगेशन की स्टेज पूछा जाए तो ये चारों इरिगेशन की स्टेज होती हैं। वाटर रिक्वायरमेंट 1500 से 2500 होता है। अब सिंचाई किस विधि से करते हैं ये मायने रखता है, तो सिंचाई कुंड विधि से करते हैं। ध्यान देना, कुंड विधि से सिंचाई की जाती है। कुंड विधि से सिंचाई की जाती है। इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लेना, कुंड विधि से सिंचाई की जाती है, की जाती है। यहां तक हमने चर्चा कर लिया कि गन्ने में सिंचाई किस विधि से की जाती है, कुंड विधि से की जाती है। अब थोड़ी बहुत एक दो वैरायटी हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक ही दो वैरायटी इसमें पढ़ेंगे बस, बाकी हम लोग बहुत ज्यादा वैरायटियों पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे हम लोग कुछ वैरायटियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कुछ प्रजातियों के ऊपर गन्ने में चर्चा कर लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रजातियों पर विशेष ध्यान नहीं देना है, बस नॉर्मल सी चर्चा होगी प्रजातियों के ऊपर। फिर अपने चर्चा करेंगे कुछ गन्ने से संबंधित प्रोसेस है उनके बारे में। प्रजातियां तो हम बात करते हैं फर्स्ट वंडर केन। तो फर्स्ट वंडर केन जो वैरायटी है CO 419, CO 419। और फर्स्ट हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो CO S 205। आगे हम बात करेंगे कि पेड़ी के लिए, यहीं पर पेड़ी का भी जिक्र कर लेंगे। पेड़ी मतलब रैटूनी। पेड़ी हेतु कौन सी वैरायटी है? कोसा CO 1148, CO 1148 ये यहाँ पर हम लोग बात कर लिए, ठीक है। बाकी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं जो गन्ने की होती हैं, जैसे कोसा 92 423, कोसा 84 36, CO 0218। ये वैरायटी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, CO 0218, ठीक है। गन्ने की बहुत ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है।
अब यहाँ पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने वैरायटी देखी होगी, कुछ के आगे CO लगा रहता है, कुछ के आगे COS लगा रहता है, कुछ के आगे COJ लगा रहता है या COL लगा रहता है। इस प्रकार से वैरायटी लगी रहती, ठीक है, या COJ भी लगा रहता है, COJ। तो इनको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कोयम्बटूर, इसका मतलब होता है कोयम्बटूर। COS का मतलब होता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और शाहजहांपुर, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर, गर्रा और खनौत नदियों के तट पे बसा शहर कौन सा? शाहजहांपुर। तो कोयम्बटूर और शाहजहांपुर के रिसर्च सेंटर मिलकर जो वैरायटी रिलीज करते हैं उनको हम COS बोलते हैं। COL कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और लखनऊ, कोयम्बटूर और लखनऊ मिलकर जब कोई रिसर्च करते हैं, कोई वैरायटी डेवलप करते हैं, तो उसको COL लिखा रहता है, कहीं कहीं पर COJ लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और झारखंड, ठीक है। ये मिलकर जब रिसर्च करते हैं, कोई वैरायटी डेवलप करते हैं, तो वहां पर ऐसे नाम लिखे रहते हैं शॉर्ट में। अब ये कोयम्बटूर, शाहजहांपुर क्या है? शाहजहांपुर है गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का जो गन्ना प्रजनन केंद्र है वो शाहजहांपुर में है। आगे हम बात करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम लिख लेते हैं। जैसे IISR, इसका मतलब क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है IISR, ये दो हैं IISR, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये बना था 1952 में, इसकी स्थापना हुई 1952 में। और ये कहाँ है? तो राजधानी लखनऊ में, लखनऊ में बना। दूसरा एक आता है SBI, ये वो नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 3 बैंकों का विलय करके 1955 में जिसकी स्थापना हुई थी। ये है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट 1912 में बना, और ये कहां पर है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर वो स्थान है जहां देश में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 6 कृषि कॉलेज बनाए गए थे। उनमें से एक है जो आज तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कौन से जिले में पड़ता है? कोयम्बटूर जिले में। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई, ठीक है। तो ये दूसरा जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। एक है NSI, NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ये पड़ता है कल्याणपुर, कानपुर। एक कस्बा है कानपुर का जिसका नाम है कल्याणपुर, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कानपुर नगर। कानपुर दो हैं, एक कानपुर देहात और कानपुर नगर, ठीक है। तो ये NSI की बात करेंगे तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बहुत से बच्चे शुगर केन लगा देते हैं, शुगर केन नहीं लगाना। ऑप्शन में आएगा नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट, नहीं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट जो हैं वो रिलेटेड है किससे? शुगर केन से। ये तीनों के बारे में बता दिए, क्योंकि ये 2 इंस्टीट्यूट हैं वैरायटी रिलीज करते हैं, ये वैरायटी नहीं रिलीज करता, ये शुगर पे काम करता है, ठीक है। और इन 2 इंस्टीट्यूट से जो वैरायटी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोयल, COL, कोयम्बटूर और लखनऊ, इन दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा जो वैरायटी रिलीज होती है उनके आगे COL लगा रहता है, ठीक है। COS लगा होगा, कोयम्बटूर और शाहजहांपुर मिलकर जब वैरायटी को रिलीज करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग यहाँ पर एक शब्द लिखे हैं, पेड़ी, रैटून। पेड़ी का मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। पेड़ी यानी रैटून। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पेड़ी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये कोई शुगरकेन का प्लांट है, ये कुछ हम प्लांट्स बना रहे हैं शुगरकेन के। ये जब मैच्योरिटी की स्टेज पे होते हैं तो इनको क्या होता है, हम लोग कट कर लेते हैं। इस प्रकार से इनको कट कर लेते हैं, और जब कट करने के बाद इनकी हम हार्वेस्टिंग करने के बाद हम इस ऊपर वाले भाग को, इकोनॉमिक पार्ट होता है, मिल में ले जाके बेच देते हैं। नीचे कौन सा पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट बच जाता है, कटा हुआ पार्ट। इस प्रकार से ये जो पार्ट बचता है, अब इसी पार्ट से क्या निकलेंगी, कलिकाएं इस प्रकार से निकलना प्रारंभ करेंगी। इसी पार्ट से ये कलिकाएं निकलना प्रारंभ करेंगी, और इन्हीं से सेकेंड ईयर में जब हम इल्ड लेंगे, अब यही जाके पौधा क्या बनेगा, बड़ा एक पौधे का रूप लेगा, और इसी से जब हम सेकेंड ईयर इल्ड ले लेंगे, यही क्या कहलाएगा, पेड़ी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज भी लिखा सकते थे, और इससे भी आप समझ सकते हो। तो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, ये चित्र बने रहेंगे, दिमाग में काम आएंगे। लिखिएगा, गन्ने की प्रथम वर्ष बुवाई करने के बाद परिपक्वता आने पर उसकी उसकी कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद, या कटाई के बाद उसकी बची हुई जड़ों से या तनों से नई कलिकाएं बनती हैं, जिनका प्रयोग हम उत्पादन के लिए करते हैं। जिनका प्रयोग हम उत्पादन के लिए करते हैं, उसको पेड़ी कहते हैं। उसको पेड़ी कहते हैं। ठीक है, एक बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो पेड़ी हम लोग जब भी कभी रखना चाहते हैं, तो जब भी पेड़ी रखने का विचार आए दिमाग में, तो यहाँ पर 20% नाइट्रोजन अधिक देते। जो रैटून होती है, इसमें 20% नाइट्रोजन अधिक देते। 20% अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों नाइट्रोजन का 20% अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जड़ें बचती हैं, नॉर्मली सी जड़ें बचती हैं ये, और इन जड़ों से जब नई कलिकाएं निकलेंगी तो हमें उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता देनी पड़ेगी। कोई नया प्लांट तो है नहीं, पुरानी जड़ें हैं, तो पुरानी चीज़ों से जब नई चीज़ बनाते हैं, इसकी उपज लेते हैं,
गांव में कुछ किसान होते इतने आलसी प्रवृत्ति की जो एक बार गन्ना बो दिए 3-3 बार उसकी पेड़ी काटते रहते। सिर्फ पेड़ी एक बार काटनी चाहिए, क्योंकि फिर इनमें क्या होता है, ये इससे बहुत सारे डिजीज और इंसेक्ट इंसिडेंट्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से गन्ना सूखने लगता है फिर लास्ट की स्टेज में। तो ये आप लिख लीजिएगा रेटोनिंग के बारे में। फिर हम आगे बताते हैं आपको सुक्रोज की मात्रा कैसे कम और अच्छी होती है। आगे हम बात करते हैं सुक्रोज। तो कुछ केस होते हैं, जैसे अगर हम अधिक नाइट्रोजन देंगे, अगर हम अधिक नाइट्रोजन देंगे, अगर अधिक ताप होगा, या अत्यधिक सिंचाई करते रहेंगे, अत्यधिक सिंचाई, इन तीनों स्थितियों में, ये तीनों स्थितियां क्या करती हैं, सुक्रोज की मात्रा को कम करती। ठीक है, ये तीनों स्थितियां सुक्रोज की मात्रा को कम करती, सुक्रोज की मात्रा को कम करती। यहां तक हमने देखा कि ये सुक्रोज की मात्रा को कम करेंगे। क्वेश्चन आता है ना कि अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से सुक्रोज के पर क्या असर पड़ेगा, तो सुक्रोज की मात्रा क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी, अधिक नाइट्रोजन, अधिक तापमान, अधिक सिंचाई से। अब हम बात करते हैं गन्ने की परिपक्वता। तो परिपक्वता की जांच, गन्ने की परिपक्वता की जांच, मैच्योरिटी को जजमेंट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड आता है गन्ने की परिपक्वता का, वो आता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। सबसे पहला हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। ये क्या होता है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। यहां से क्वेश्चन आता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से। क्या क्या क्वेश्चन बनता है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, कि ये कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर काम करता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये कार्य करेगा। दूसरा, तने के मध्य भाग से, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तने के मध्य भाग से, मध्य भाग से रस की मात्रा, जो इसमें हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में रस की मात्रा डालते हैं, वो तने के मध्य भाग से रस की मात्रा का प्रयोग। ये नहीं तने के नीचे से रस ले लो, वो तो मैच्योरिटी में आएगा ही आएगा। तने जो स्टाल्क होता है उसके बीचों बीच में हम छेद करते हैं उस यंत्र के माध्यम से, और उसमें रस की बूंदें आ जाती हैं। और एक यंत्र होता है हाथ से इतना छोटा सा होता है, उसमें जब हम रस की बूंदें डालते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये कार्य करता है। और इसकी जो रीडिंग आती है, अगर ये रीडिंग आपको छोटी छोटी बुक पढ़ोगे ये मार्केट की, तो उसमें 16 से 18 मिलेगा, परंतु स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें 18 से 20 मिलेगा। 18 से 20 आपको रीडिंग मिलेगा, जिसको हम ब्रिक्स रेशियो कहते हैं, ब्रिक्स रेशियो कहते हैं, ब्रिक्स अनुपात बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए गन्ना कितने ब्रिक्स अनुपात पर मैच्योर माना जाता है, तो 18 से 20 जो रीडिंग आ जाएगी हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में, तब गन्ना क्या माना जाता है, मैच्योर माना जाता है। ये पॉइंट्स जो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से पूछे जाने वाले थे हमने आपको लिखवा दिया। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर एक गन्ने की परिपक्वता मापक यंत्र होता है। दूसरा तरीका क्या है, फेहलिंग सॉल्यूशन। दूसरा है फेहलिंग विलयन। एक फेहलिंग विलयन होता है, उससे हम क्या टेस्ट करते हैं, गन्ने की परिपक्वता। इसमें क्या देखते हैं, यदि गन्ने में 0.5% ग्लूकोज है, यदि 0.5% ग्लूकोज है, 0.5% अगर ग्लूकोज है,
तो गन्ना परिपक्व है। परिपक्व है, तो ये कंडीशन दूसरी हो गई। तीसरी अगर हम बात करते हैं, कभी कभी गन्ना पकने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो गन्ने को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो लिखिएगा गन्ने को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन। कौन से ऐसे रसायन हैं जिनका हम गन्ने को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहली बात, कौन कौन से रसायन हैं? एक तो है बाइपोलेरिस, बाइपोलेरिस। इस रसायन का प्रयोग हम गन्ने की परिपक्वता के लिए करते हैं। जब गन्ना कच्चा होता है उस समय इसका छिड़काव कर दें अगर गन्ने की फसल पे, तो गन्ना पक जाता है। दूसरा राउंडअप, जिसको हम कहते हैं ग्लाइफोसेट, तो एक ग्लाइफोसेट का प्रयोग करते हैं। ग्लाइफोसिन और बाइपोलेरिस, तो ग्लाइफोसेट लिख सकते हो, ग्लाइफोसिन लिख सकते हो, ग्लाइफोसिन और बाइपोलेरिस का हम प्रयोग करते हैं गन्ने की परिपक्वता के लिए। कभी कभी गन्ना लेट पकता है तो उसकी परिपक्वता जब हम बढ़ाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बाइपोलेरिस और ग्लाइफोसिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ग्लाइफोसिन या कहीं कहीं ग्लाइफोसेट भी मिलेगा, ग्लाइफोसेट दोनों में से एक मिल जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे, हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कहे थे कि ब्लाइंड डूइंग के बारे में हम बताएंगे। अंधी गुड़ाई, क्या होता है अंधी गुड़ाई, देखते हैं। ब्लाइंड डूइंग, अंधी गुड़ाई, ये जो अंधी गुड़ाई होती है, गांव में लोग बैल को चलाना यहीं से सीखते हैं। क्या होता है, अंधी गुड़ाई को हम समझते हैं, जैसे मान लो सरसों की कटाई किए और हमारे खेत में नमी की कमी पड़ गई, और अगर नमी, हम क्या करेंगे, पहले अगर नमी की मात्रा बढ़ाएंगे, उसमें सिंचाई करेंगे, तो गन्ने बोने के लिए हम लेट हो जाएंगे। तो गन्ना सूखे मौसम में ही बो देते हैं और बोने के दूसरे दिन बाद पानी लगा देते हैं। जब दूसरे दिन बाद पानी लगा देंगे तो खेत में जो कोण बने हुए थे वो समतल हो जाते हैं और ऊपर एक पपड़ी बन जाती है। अगर उस पपड़ी को हम तोड़ेंगे नहीं तो जो वायु का आवागमन होगा वो मिट्टी के अंदर नहीं होगा, सूर्य की किरणें नहीं आ पाएंगी, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं मर पाएंगे, और जो हमारा अंकुरण होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें, और खरपतवार भी निपट जाते हैं। जैसे खेत होता है ना, उसमें गन्ना अंकुरित नहीं किया रहता है। जब अंकुरित नहीं किया रहता है तो चाहे बैल इधर जाए चाहे बैल उधर जाए, इसलिए इसको बोलते हैं अंधी गुड़ाई। मतलब देख के गुड़ाई नहीं की जाती, रैंडम चल रहा है तो चलने दो। तो ये इसके पर्पज क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं अंधी गुड़ाई के? उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला, सख्त पपड़ी को तोड़ना, पपड़ी या परत को तोड़ना। दूसरा, खरपतवारों का उन्मूलन, खरपतवारों का उन्मूलन। तीसरा, वायु का संचार। ये तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं अंधी गुड़ाई के। होता क्या है,
अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गन्ने की बुवाई के बाद खेत में नमी की मात्रा को पूरा करने के लिए नमी की मात्रा को पूर्ण करने हेतु सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं जिसके फलस्वरूप खेत में जल सूखने के पश्चात एक सख्त परत का निर्माण होता है। सख्त परत का निर्माण होता है और इसी सख्त परत को तोड़ना ब्लाइंड ड्राइंग या अंधी गुड़ाई कहलाता है। अंधी गुड़ाई कहलाता है। अंधी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय गन्ने का अंकुरण नहीं हुआ होता है और ये कहीं भी किसी भी साइड से कर सकते हैं। गांव में लोग बैल को चलाना यहीं से सीखते हैं क्योंकि उसमें डर नहीं रहता ना पशु की कौन सी फसल खा जाएंगे या क्या करेंगे। उसमें फसल ही नहीं होती, केवल खेत होता है, उसमें खरपतवार लगे हुए होते हैं। तो ब्लाइंड डोइंग तक हम लोगों ने समझ लिया। कल हम लोग इसका पार्ट थर्ड लेना पड़ेगा हमको क्योंकि इसमें डिजीज और पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित कुछ प्रोसेस हैं, तो उनको कल समाप्त कर लेंगे। अगर कोशिश हुआ तो चुकंदर को भी कल ही समाप्त करेंगे, नहीं तो अगली क्रॉप चुकंदर को रखते हैं। ठीक है।